हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। जैसा कि फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा था फ्री जीपैट की क्लासेस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं या फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जीपैट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 में दिया गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि हाउ टू स्टडी दी मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपने तो 4th सेम में पढ़ा ही होगा और अभी 5th सेम में भी पढ़ ही रहे होंगे कि हमको सारे ड्रग के क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं ड्रग के वो पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम पता होने चाहिए, कंपाउंड्स के सार पता होने चाहिए एंड सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग सबके बारे में हमको पता रहनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बोलता है सम इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस। हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेम में पढ़ चुके हैं कि हमारे हेट्रोसाइक्लिक जैसे कि पायरिडीन, पिप्रिडीन, पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफीन, ये सब। अब यहाँ पे ऐसा मेंशन करके क्यों दिया है कि हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस? ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि मैक्सिमम हमारे ड्रग में जो रिंग प्रेजेंट रहते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग ही होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये दोनों पार्ट हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं ये, और वैसे भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। हमारा मेन जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन 2 ड्रग एक्टिंग ऑन दी ANS। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। हमने कहा कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर में हमारा क्या चीज़ आता है? हमारा 2 चीज़ आता है इसके अंदर में, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दूसरा सिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अभी हमें कॉलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ने हैं। कॉलिनर्जिक ड्रग्स मतलब कि वो किसके अंदर आएगा? हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर में। अगर एड्रेनर्जिक ड्रग बोलता है तो वो हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर में आता है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे फोकस करना है। तो अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS इज इनवॉलेंट्री इन नेचर एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस इज मेंशन ऑटोमेटिकली। आपको पता ही होगा कि जो हमारा ANS है उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। कि जैसे कि आप बोल सकते हैं डाइजेशन की बात करें तो उसमें हमारा कंट्रोल होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो ये सब हमारे ANS के फंक्शंस में आ गए। द ANS हैज़ दी 2 डिवीजन। 2 डिवीजन होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक सिस्टम इज मोर वाइडली देन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, जो सिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के। ठीक है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के डिविजन्स देख लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर में हमारा 2 चीज़ आता है, एक तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जिसको हम कॉलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, दूसरा आता है हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक। देखो कहीं पे भी माइमेटिक मतलब मिमिक्री करने वाला, ऐसे ड्रग्स जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं, उसमें जो हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी तरह ही वर्क करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन है उसमें से निकलने वाले जितने भी केमिकल है उसी की तरह एक्ट करने वाली, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? माइमेटिक। और अगर हम इसका एक्शन कभी ज़्यादा हो गया तो उसको अगर हमको ब्लॉक करना है तो वहाँ पे हम देते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो हमेशा माइमेटिक आएगा इसका मतलब एगोनिस्ट, और लाइटिक आएगा इसका मतलब एंटागोनिस्ट। उसी तरह यहाँ पे सिम्पैथेटिक की बात करें तो सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब कि एगोनिस्ट जिसको हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं, और दूसरा आता है हमारे सिम्पैथोलाइटिक जिसको हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंपाउंड्स दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। आपको पता होगा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसमें से क्या रिलीज होता है? हमारा एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से? एसिटाइल कोलिन। तो ऐसे कंपाउंड जो मिमिक करते हैं एसिटाइल कोलिन से पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स कहलाते हैं। प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक नर्व स्टिमुलेशन। कोलिनर्जिक नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द कोलिनर्जिक सिस्टम। हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन है? हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है। ये सब हम 4th सेम में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है हमारा बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सेरीन अमीनो एसिड होता है, जो एक हमारा अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। अल्कोहलिक अमीनो एसिड क्यों है? कार्बन के बगल में यहाँ पे हमारा एक CH2OH अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसलिए। जो सेरीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा देता है 2 अमीनो इथेनॉल। ठीक है, अभी हम बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस में सबसे पहले सेरीन जो है
वो 2 अमीनो एथेनॉल में चेंज हुआ। यहाँ हमारा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस से CO2 बाहर निकल गया, तो हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बचा। देन उसके बाद कोलिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज और एस एडिनोसिल मिथोनिन, इसके प्रेजेंस में ये जो हमारा 2 अमीनो इथेनॉल है वो कोलिन में चेंज होता है। किस में चेंज होगा? यहाँ पे कोलिन में। अब आप सोचेंगे कैसे? ये जो आपका NH2 ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, इसके जगह पे ये जो एस एडिनोसाइल मिथोनिन है ये क्या करेगा, और ये जो कोलिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज है यहाँ पे मिथाइल का ट्रांसफ़र करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, हमारा कोलिन बन गया। अब हमको बनाना है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन बनाना है, तो अब यहाँ पे हम एसिटाइल कोएंजाइम जो हमको कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इस एसिटाइल कोएंजाइम और इस कोलिन को हम दोनों को जब मिला देते हैं तो इस कंडीशन पे यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? एसिटाइल कोलिन। क्या बनता है यहाँ पे? एसिटाइल कोलिन। ठीक, क्लियर? यहाँ से क्या होता है हमारा, ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। देन फर्दर ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे उसका फॉर्मेशन करता है। अब अगर आप डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाहर आया। ठीक, और ये हमारा क्या है? प्री साइनेप्टिक है, और ये हमारा क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक है। ओके, तो अब क्या होता है, ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम भी मिल गया और ये हमें कोलिन भी मिल गया। तो एसिटाइल कोएंजाइम और कोलिन दोनों मिलके यहाँ पे CH80। ठीक है, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे GPAT के लिए कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है और कोलिन है किसके प्रेजेंस में यहाँ पे मिल के एसिटाइल कोलिन बनाता है? तो CH80, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है हमारा? इसका फुल फॉर्म है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इस एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बना। अब एसिटाइल कोलिन क्या होगा? यहाँ पे वेसिकल्स में, इस वेसिकल में स्टोर होगा। वेसिकल में स्टोर होने के बाद अगर कोई स्टिमुलाई आया तो ये क्या होगा? यहाँ से रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद क्या करेगा? ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। अब एसिटाइल कोलिन के 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक मस्कैरेनिक और दूसरा निकोटिनिक। ठीक है, तो ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। तो या तो वो मस्कैरिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा या तो निकोटिनिक रिसेप्टर से। अब यहाँ पे अगर हम इसके डिग्रेडेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इसका नाम का एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को फिर से कोलिन और एसिटेट में तोड़ देता है। अब कोलिन और एसिटेट में तोड़ देता है जिसके वजह से फिर से रिसाइकल हो जाता है। ठीक, अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे जो तोड़ता है उस एंजाइम का क्या नाम है, तो कोलिनेस्टेरेज। अगर इन केस ऑफ अगर हमको यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको देना पड़ जाता है एंटी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। अब हम लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, सार ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो देख लीजिए। हमारे एक एसिटॉक्सिक ग्रुप होते हैं हमारे एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में, एक इथाइलिन ब्रिज होता है और एक हमारा होता है क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, जिसको हम ओनियम ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओनियम ग्रुप, ये आप याद रखिएगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम इसके सार की बात करें तो 3 जगह हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो इस एसिटॉक्सिक ग्रुप पे, दूसरा इस इथाइलिन ब्रिज पे, तीसरा इस क्वाटरनरी अमोनियम पे। तो इन तीनों पे ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करें जिससे या तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी या तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। तो देखिए, आपने देखा ही होगा कि मैक्सिमम जो हमारे एसिटाइल कोलिन हो गए, मेथाकोलिन, जो भी, उन सब में यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम ही प्रेजेंट होता है। अगर इस क्वाटरनरी को अगर मैं हटा के सेकेंडरी या फिर टर्सरी अमाइन ग्रुप यहाँ पे जोड़ दूँ तो उस कंडीशन पे क्या होगा? यहाँ पे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बोलता है कि फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी अमाइन ग्रुप मस्ट बी क्वाटरनरी। क्या होना चाहिए? मस्ट बी, उसको क्वाटरनरी अमाइन ही होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम बीटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा मेथाकोलिन हो जाता है, मिथाइल ग्रुप लगाने से मेथाकोलिन। तो इसी तरह आप सभी में देख सकते हैं यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप लगा हुआ। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बोलते हैं कि इफ़ एनी ऑफ द मिथाइल ग्रुप इन एसिटाइल कोलिन इज रिप्लेस्ड बाई इथाइल और लार्जर एल्काइल ग्रुप इट प्रोड्यूसेस लेस एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड। सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ पे कह दिया
कि ये सिंपल से यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप ही लगेगा, तो इसी की वजह से हमारी एक्टिविटी होगी। अगर हम इसको हटा के अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें, लार्ज एल्काइल ग्रुप लगा दें, जैसे कि एथिल, प्रोपिल, मेथ, है ना, तो ये सब में क्या हो जाएगा, एक्टिविटी डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। तो देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम लगा हुआ था, यहाँ पे CH3 लगा था। तो इस CH3 को हटा के अगर मैं यहाँ पे एथिल ग्रुप जोड़ दूँ तो इस कंडीशन पे इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, बोलते हैं कि इफ़ वी सब्स्टिट्यूट ऑल 3 मिथाइल ग्रुप्स विथ हायर एल्काइल ग्रुप देन इट मेक द स्ट्रक्चर हैविंग द एंटागोनिस्ट और 8 कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। देखो अगर अब हम क्या करें, अगर ये जो 3 आपको यहाँ पे मेथिल ग्रुप दिख रहे हैं, इन तीनों की जगह अब मैं बल्कि ग्रुप कोई जोड़ दूँ, जैसे कि एथिल ग्रुप, तो इस कंडीशन पे ये क्या करने लग जाएगा, एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करने लग जाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्मली हमारा मेथिल ग्रुप रहा तो ये हमारा किस तरह काम करेगा, एगोनिस्ट की तरह, ठीक है। अगर इन केस ऑफ अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूँ, बल्कि ग्रुप जोड़ दूँ, तो ये मेरा एंटागोनिस्ट की तरह काम करने लगता है। अब यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो नाइट्रोजन लगा था, अगर इस नाइट्रोजन को मैं रिप्लेस करके वहाँ पे फॉस्फोरस, सल्फर या फिर आर्सेनिक अगर जोड़ूँ तो उस कंडीशन पे इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। सो हमको इस नाइट्रोजन पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन इन इथाइलिन ब्रिज। जो आपको इथाइलिन ब्रिज दिख रहा है ये, अगर इसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूँ तो क्या होता है, यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है अगर मैं इस दोनों कार्बन की लेंथ को बढ़ा दूं या कम कर दूं, तो इस कंडीशन पे इस कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारे एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, लेकिन 2 कंडीशन है। इन केस ऑफ, आपको तो पता होगा ये हमारा अल्फ़ा कार्बन होता है और ये हमारा बीटा कार्बन होता है। तो अगर मैं अल्फ़ा कार्बन पे मेथिल ग्रुप लगा दूँ, क्या करूँ, अगर मैं अल्फ़ा कार्बन में मेथिल ग्रुप लगाऊँ तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा उसकी एक्टिविटी निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर सेकेंड कंडीशन में बात करूं, अगर मैं अल्फ़ा से हटा के अगर उसी मिथाइल ग्रुप को अगर मैं यहाँ बीटा पोजीशन पे लगा दूं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैं यहाँ पे अल्फ़ा पे लगा था, अगर मैं उसको क्या कर दूँ, बीटा पे लगा दूँ, तो उस कंडीशन पे मस्करैनिक, किसके लिए, मस्करैनिक रिसेप्टर के लिए इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर ड्रग की बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन से, अगर हम अल्फ़ा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो कौन से रिसेप्टर के लिए एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमको बताना पड़ेगा निकोटिनिक के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अगर बीटा कार्बन पे हम मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो किस रिसेप्टर के टूवर्ड्स इसकी एक्टिविटी रहेगी, तो हमको बताना पड़ेगा मस्करैनिक, ठीक। तो लिखा वही है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन हैज़ द सिलेक्टिवली टुवर्ड्स द निकोटिनिक देन मस्कैरिन रिसेप्टर, ठीक है। निकोटिन यहाँ पे हाई रहेगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट बीटा कार्बन, अगर आप यहाँ पे बीटा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हैज़ मोर सिलेक्टिवली टुवर्ड्स द मस्कैरिनिक देन निकोटिनिक रिसेप्टर। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 5वां पॉइंट बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अदर देन मिथाइल ग्रुप एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन डिक्रीज दी एक्टिविटी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि चलो हमने आपको यहाँ पे परमिशन दे दी कि आप मिथाइल ग्रुप अल्फा और बीटा पे लगाओगे तो एक्टिविटी देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अब इस रूल को तोड़ा, इस मिथाइल ग्रुप की जगह अगर आपने इथाइल ग्रुप या फिर कोई और ग्रुप, है ना, और कोई लंबा लगाने का ट्राई किया, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पे लास्ट हम बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन इन एसिटॉक्सी ग्रुप। मीन्स ये जो हमको स्टार्टिंग में एसिटॉक्सी ग्रुप दिख रहा होगा आपको, अब इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं ये जो हमारा एसिटॉक्सी ग्रुप दिख रहा है, अब इसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट, अगर आप यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा देते हैं, कौन सा ग्रुप, अमीनो ग्रुप, तो इस कंडीशन पे इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, रीज़न ये है कि हम आपने बायोएस्टर्स के बारे में, बायो आइसोस्टर्स के बारे में तो 4th सेम में पढ़ा ही होगा। देखिए हमारे CH3 के पास कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3, तो यहाँ पे 7 हुआ, ठीक। तो अगर मैं इसी की तरह सिमिलर कोई ऐसा एटम लूँ जिसका यहाँ पे हमको 7 टोटल सम मिले, तो उसको मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो जैसे कि NH2 है तो नाइट्रोजन का होता है 5 वैलेंसी और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 7 निकले, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बायोएस्टर हैं, मतलब कि
सेम फार्माकोलॉजिकल यहाँ पे इन दोनों एक्शन देंगे, इसलिए यहाँ पे हम NH2 यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो बोलते हैं कि अगर हम मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पे NH2 ग्रुप अगर जोड़ते हैं तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल, अगर ये हमारा एसिटाइल कोलिन था, उसमें CH3 को हटा के मैं NH2 लगाऊँ तो ये मेरा कार्बाकॉल बन जाता है। और उसी तरह अगर यहाँ पे ये NH2 लगा है, अगर मैं यहाँ पे बीटा पोजीशन पे CH3 और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे NH2 लगाती हूँ तो उसका ये मेरा बेथेनोकॉल बनता है। बोलता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप विथ एरोमेटिक और हायर मॉलिक्यूलर वेट एस्टर्स मेक द मॉलिक्यूल एंटागोनिस्ट एट कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अगर आपने यहाँ पे कोई रिंग लगाने की कोशिश की तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, हमारा एंटागोनिस्टिक नेचर शो करेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में।